नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं वीरेंद्र सिंह और आपका अपना खास प्रोग्राम लेकर पावर सेंटर, जो सत्ता के गलियारों की हलचल कानाफूसी पर आधारित है। चुनावी सीजन की वजह से काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो आइए नज़र डालते हैं कि अब इस बार के पावर सेंटर में क्या है खास। मौसम गर्मी का शुरू हो चुका है और सरकार की दूसरी पारी भी, इसलिए माहौल थोड़ा गर्म है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है और डायनामाइट की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ हंटर भी चल रहा है। या यूँ कहें कि योगी आदित्यनाथ ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है, तब से उन्होंने बुलडोजर के साथ साथ हंटर भी बराबर चलाया है। ख़ासतौर से ब्यूरोक्रेसी के लिए योगी आदित्यनाथ इस बार ज़्यादा सख्त दिख रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जो उनका हंटर है, उसने अब तक 3 बड़े अधिकारियों को 10 दिन में निपटा दिया है। इसमें 2 जिलों के डीएम और 1 जिले के एसपी शामिल हैं। सोनभद्र के डीएम टीके सिबू भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिए गए। औरैया के डीएम सुनील वर्मा भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हुए। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार कानून व्यवस्था में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किए गए। अब हम आते हैं कि इन निलंबन के पीछे की कहानी क्या है। टीके सिबू केरला के रहने वाले हैं। 2012 बैच के वह आईएएस अफसर हैं। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला खनन के मामले में सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जिला है। आईएएस और आईपीएस अफसर कोई वहाँ डीएम और एसपी जरूर एक बार बनना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर मन की बात के बजाय धन की बात ज़्यादा होती है। इसका लाभ और बहती गंगा में स्नान करने का अवसर हर अधिकारी ढूंढता है। ऐसे में सोनभद्र के तत्कालीन डीएम टीके सिबू ने जब देखा कि चुनाव आचार संहिता लग गई है, नेता प्रचार में जुटे हैं, तो इस दौरान इस गंगा में थोड़ा स्नान किया जाए। हालांकि आचार संहिता लगी रही, चुनाव चलता रहा, डीएम साहब अपना खेल जारी रखे रहे। जब चुनाव परिणाम आ गया, सरकार गठित हो गई, तो सारे नेताओं ने, विधायकों ने डीएम साहब का ये कारनामा मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले की जांच कराई और उसके बाद फिर टीके सिबू का निलंबन किया गया। दूसरे अधिकारी हैं सुनील कुमार वर्मा। ये 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं। सुनील वर्मा रायबरेली के ही रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। औरैया जिले में डीएम बनकर गए थे, लेकिन ऐसी चर्चा है कि जिन लोगों ने उनको डीएम बनवाने में सहयोग किया, वो जिले में जाके उसकी भरपूर वसूली कर रहे थे। औरैया खनन वाला जिले में शुमार है। मखलू पांडे के खातिर सुनील वर्मा बड़े बदनाम हो गए। यह कहा जाए कि बालूघाट से लेकर जिले के हर काम में पांडे बंधुओं और उनके रिश्तेदारों का जबरदस्त दखल रहा। एक जिला अधिकारी जो अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा था कि उनको किसी के मदद से इतने बड़े ज़िले में डीएम बनने का मौका मिला, तो उस एहसान का बदला वो चुकाने में जुटे थे। स्वाभाविक है कि जब माल बटेगा तो सबके पास थोड़ा बहुत पहुंचेगा ही। तो डीएम साहब के कारनामे इतने भारी पड़ने लगे कि सरकार बनते ही उनको निलंबित किया गया और उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच भी शुरू की गई। इस विजिलेंस के जांच में डीएम साहब के जो करीबी थे और उनके रिश्तेदार, उन किसी के कोल्ड स्टोरेज पर, किसी के बालू घाट पर, किसी के पेट्रोल पंप पर, सबकी अब संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। तो कमाओ उतना जितना हजम कर सको, उससे ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे तो फट के निकल आएगा। यही स्थिति हो रही है। बाबा का हंटर लगातार चल रहा है। अब बात आई गाजियाबाद की।
पवन कुमार उत्तर प्रदेश में 2009 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वो ईमानदारी के लिए चर्चित रहे हैं, अच्छी छवि है, लेकिन उनका निलंबन हुआ क्योंकि वो इनकाउंटर करने में नाकाम रहे। बदमाशों ने बैंक लूटा, गुंडागर्दी की, कानून व्यवस्था को चुनौती दी। ऐसे में पवन कुमार पर इसकी गाज गिराई गई। तत्कालीन समय में ये शोर मचा कि भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई हुई, लेकिन इसके इतर पवन कुमार पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। उन पर लापरवाही और शासन से जो निर्देश मिले कि पैर में गोली मारो इनकाउंटर वाला, वो पूरा न करने के चलते ये कार्रवाई उनको भोगनी पड़ी। तो बाबा का जो ये हंटर है ये अभी और चलेगा। बस खाली ये एमएलसी का जो चुनाव है ये बीत जाए। 13 तारीख को आचार संहिता ख़त्म हो रही है। फिर अभी कई अफसरों की लिस्ट उनके पास मौजूद है जिन पर वो निलंबन, ट्रांसफ़र या कुछ और कार्रवाई की गाज गिरा सकते हैं। अपने यहाँ कहावत है कि गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, या ये कहते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। मतलब बाल होता तो कुछ रोक लेता, ओला पड़ गया, चोट लग गई। बात थोड़ी मजाकिया लहजे की और अंदाज की है। ये खबर इसलिए आई क्योंकि पीडब्ल्यूडी के जो ईएनसी हैं, विभागाध्यक्ष हैं राकेश सक्सेना, वो रिटायरमेंट के करीब हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए उन्होंने आवेदन कर रखा है। शासन की बिना अनुमति के वो पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। गए थे पासपोर्ट के लिए अनुमति मांगने, पीछे पड़ गई जांच, वो भी विजिलेंस की। तो एक आफत आ गई उनके ऊपर। राकेश सक्सेना जो इस समय ईएनसी हैं, कार्यवाहक तौर पर हैं, हालांकि उनसे सीनियर लोग हैं विभाग में, लेकिन उनको ईएनसी का चार्ज दिया गया है। एक ज़माने में राकेश सक्सेना 420 मामले में गंभीर रूप से आरोपित थे, जिसकी एक विजिलेंस जांच चल रही। ये मामला तब का है जब वो मेरठ में तैनात थे और वहाँ पर तब वो एई थे, असिस्टेंट इंजीनियर। इस बीच सक्सेना की जांच चलती रही विजिलेंस की, और उनका प्रमोशन भी होता रहा। अब आप सोचिए कि एक एई एक्सीएन बना, एसी बना, चीफ इंजीनियर बना, फिर वो चीफ इंजीनियर लेवल 1-2 से होते हुए आज ईएनसी बन गया। 5 प्रमोशन हो गया। जांच चलती रही विजिलेंस की, कोई रोक नहीं हुआ। और जब पासपोर्ट के लिए गए, शासन से साहब अनुमति दे दो, पासपोर्ट बनना है, उसमें कहा कि तुम्हारे खिलाफ तो विजिलेंस जांच है, तुम्हें कैसे पासपोर्ट की अनुमति दी जा सकती है? पासपोर्ट तो जिसका कैरेक्टर साफ सुथरा हो उसको मिलता है। अब ये खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया। मामला काफ़ी पुराना था, मथुरा से तमाम तार खोजे जाने लगे। विजिलेंस की चूँकि खुली जांच थी, जांच चलती रही। प्रमोशन कैसे हुआ इस पर बातचीत होने लगी। खैर, जब प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकरण ने इस मामले में जानकारी कराई तो ये पता लगा कि भाई ये मामला गड़े मुर्दे वाला है। ये विजिलेंस की जो जांच है ये ख़त्म हो चुकी है और इनके पासपोर्ट को अनुमति देने में कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे में ये विवाद जितना तेज उछला था उतने तेज शांत भी हो गया। लेकिन कई बार सवाल कुछ ऐसे आ जाते हैं जिन पर विचार करने की ज़रूरत होती है। क्या कि जब विजिलेंस जांच चल रही है किसी अफसर की तो उसको प्रमोशन कैसे दिया गया, और एक नहीं 2-2 प्रमोशन दिए गए, ये अपने आप में खोजबीन का विषय है। किस अफसर की मेहरबानी से दिया गया ये भी देखने वाली बात है। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती रहती है शासन सत्ता के गलियारे में। कई बार हम चौंक जाते हैं, लेकिन आप उसका आनंद उठाइए, क्योंकि अब राकेश सक्सेना भी पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा का आने वाले दिनों में आनंद उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सियासी परिवार माने जाने वाला सैफई का मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है, एक बार फिर सुर्खियों में है, चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पर दरार है, खटास है, अलगाव होने वाला है। अब यह बात लगभग तय दिखने लगी है कि मुलायम परिवार का जो विघटन है
वो काफ़ी निकट आ चुका है, क्योंकि शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच के रिश्ते अब समाप्ति के कगार पर हैं। यादव परिवार के एक ताकतवर नेता या कहिए शिवपाल यादव की एंट्री अब देर सवेर बीजेपी में होने वाली है। मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल यादव कभी एक ज़माने में समाजवादी पार्टी के लिए नींव का पत्थर हुआ करते थे, लेकिन जब अखिलेश यादव के हाथ में कमान आई तो उसके बाद से चाचा और भतीजे के बीच दूरियां बढ़ती गईं, परिवार में दूरी बढ़ी और पार्टी में भी दूरी बढ़ी। सुलह की बहुत सारी कोशिशें हुई जो नाकाम रहीं। अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की हार और विधानमंडल दल की बैठक, इन दोनों ने इस आग को हवा दे दी। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसके बाद से वो नाराज़ थे और उन्होंने अब अपना अलग रास्ता चुनने का मन बना लिया। ये बात तब और पुख्ता होने लगी जब शिवपाल यादव अलग से शपथ लेने आए विधानसभा में और फिर उन्होंने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। चाचा भतीजे के बीच ये सियासी दरार कुछ तर्कसंगत बातों के साथ भी है। भतीजे की सामने मजबूरी ये है कि अगर चाचा विधानमंडल दल की बैठक में आते तो स्वाभाविक है कि उनको मंच पर जगह देनी पड़ती। ऐसे में फिर सामने बैठे विधायकों को एक नहीं दो नेता दिखाई पड़ते। उसके आगे की स्थिति ये थी कि उसी बैठक में नेता विधानमंडल दल का चयन भी होना था। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नेता रहे, समाजवादी रहे, दिग्गज रहे, वो मंत्री कई बार रहे, नेता विपक्ष भी रहे, तो ऐसे में वहाँ पर उस बैठक में उनको इग्नोर कर पाना कठिन होता। अखिलेश यादव पार्टी के एक छत्र नेता हैं, उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन चुनाव के पहले चाचा और भतीजे का जो मिलन हुआ था उसमें ये माना गया कि शिवपाल यादव ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए, त्याग करते हुए, अपनी पूरी पार्टी की इच्छा की परवाह न करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी में एक तरह से विलय कर लिया। हुआ नहीं, लेकिन एक तरह से माना गया, क्योंकि उनके साथ रहे नेता कोई टिकट नहीं पाए, अलग अलग सब चले गए, पार्टी छोड़ दी, कई सारे बड़े नाम हैं। लेकिन जब परिणाम आया, सरकार समाजवादी नहीं बनी, तो ऐसे में शिवपाल यादव का भविष्य कहाँ था। समाजवादी पार्टी में उनको एकमात्र विधायक के तौर पर रखा जाता। इतने बड़ी ऊंची पद प्रतिष्ठा पर रहने वाले लोग सियासत में परिवार की खातिर तमाम त्याग कर कर कई सालों से इंतज़ार में बैठे थे, लेकिन जब मौका विपरीत हो गया तो ऐसे में अब कोई निर्णय की घड़ी आ गई थी। तो इस घड़ी को उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब वो देर सवेर कमल की ओर उनकी साइकिल का रुख मुड़ जाएगा। पार्टी में कई सारे पावर सेंटर न शुरू हो, ये समाजवादी पार्टी की अपनी समस्या है। शिवपाल यादव के सामने अपनी पार्टी को बचाने का, अपने लोगों को लेकर चलने का एक खतरा था। उसको समाप्त न होने देने के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए कुछ उनको निर्णय करने हैं। ऐसे में अब ये संभावना और बलवती हो जाती है, साफ हो जाती है कि शिवपाल जैसे दिग्गज अब देर सवेर भाजपा में जा सकते हैं। इसके लिए एक पहले से रास्ता तैयार है कि मुलायम सिंह की बहू बीजेपी में चुनाव के पहले शामिल हो चुकी हैं। अपर्णा यादव का वो फैसला जो तत्कालीन तौर पर ये लगता था कि गलत है, अब शायद वह सही साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी बहुमत की सरकार में आ गई। अब चाचा भी अपनी बहू की राह पर देर सवेर निकल सकते हैं। हालांकि जब परिवार एक हो, यहाँ तक कि खून एक हो, रिश्ते एक हो, तो वहाँ पर थोड़ा लिहाज बना रहना चाहिए था, या थोड़ा बातचीत कम्युनिकेशन होना चाहिए था। उसका अभाव रहा। एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो पूछ लेते बस मिजाज मेरा
कितना आसान था इलाज मेरा। लेकिन सब सियासत है, तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का पार्ट 2 शुरू हो चुका है, लेकिन यह पार्ट 2 इस बार कई मायनों में अलग है। जब मंत्रियों के शपथ ग्रहण का मौका आया था तो इस बात की चर्चा हुई कि इस बार योगी के करीबी कई मंत्री किनारे कर दिए गए, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। बड़े अप्रत्याशित और चौंकाने वाले फैसले हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को आश्चर्य हुआ जब ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चर्चा इस बात की भी रही कि इस बार मंत्रिमंडल के चयन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कम चली। संगठन की इच्छा पर लोग ज़्यादा मंत्री बनाए गए, लेकिन जहाँ तक चलना था चला लिया। जब मुख्यमंत्री के हाथ में कमान आई तो विभाग बंटवारे से लेके स्टाफ रखने तक में लोग तरस गए। बड़ी उम्मीद और हौसले और उत्साह के साथ किसी ने कैबिनेट मंत्री की स्वतंत्र प्रभार की, किसी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली कि मंत्री बनने के बाद जो सुविधाएं, जो ऐशो आराम, जो मज़ा है वो मिलेगा। लेकिन योगी की सरकार ने ये साफ कर दिया कि ये जो मंत्री का पद है ये मौज मस्ती के लिए नहीं, ऐश आराम के लिए नहीं, भोग विलास के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए है और इसमें भ्रष्टाचार की मिनिमम गुंजाइश रखनी है। तो सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हुई कि भाई कुछ लोगों को विभाग कमज़ोर मिला, कुछ लोगों को इस बात की चर्चा शुरू हुई कि भैया यहाँ तो मंत्री और कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन अपने पसंद का स्टाफ तक नहीं रख पा रहे हैं। पिछली बार मंत्री थे, जो स्टाफ था वो भगा दिया गया, नया आदमी आया, वो नया आदमी रहेगा। डिप्टी सीएम दो कई कैबिनेट मंत्रियों ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि हमारे स्टाफ को रोक दिया जाए, लेकिन आज तक उस पत्र पर कोई जवाब नहीं आया। अब मन ममोस कर बैठे हैं। कहते हैं कि जैसे भाई सजी हुई थाली खाने के लिए आई, लेकिन घी तो दिखाया लेकिन रोटी में लगाया नहीं। तरस रहे हैं कि पहले जहाँ ट्यूनिंग थी, व्यवस्था ठीक थी, वहाँ पर अब नया आदमी आ गया, उसको समझने में महीनों लगेगा। तो ये बड़ा रोचकता बनी हुई है इस समय मंत्रिमंडल में और सत्ता के गलियारों में इसकी चर्चा है। महत्वपूर्ण बात इस बात की है कि दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनका भी पुराना स्टाफ हटा दिया गया, आधी रात में भगाया गया, पत्र लिखा, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब मंत्री भी ये मान रहे हैं कि ज़्यादा चिल्लाने से अच्छा है जो मिला है उसी में काम चलाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री का रुख एकदम साफ है कि वो किसी को तबादला वापस नहीं करेंगे, किसी पुराने स्टाफ को वो मंत्री के यहाँ नहीं रखेंगे। भ्रष्टाचार पर सरकार का जीरो टॉलरेंस है, मौज मस्ती के लिए मंत्री न बनो। तो ये उत्तर प्रदेश में जिन्होंने बड़े गाजे बाजे के साथ, बड़ी भीड़ भाड़ और उत्साह के साथ शपथ ली थी और सोचा था कि चल के अब लाल बत्ती का रौब गालिब करेंगे, उनकी शपथ लेने के बाद घर पहुंचते ही, मंत्रालय का चार्ज संभालते ही निराशा उनके हाथ लगी। अच्छा, इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, सार्वजनिक रूप से अपनी बात किसी से कह भी नहीं सकते, दिल का दर्द बयां कर भी नहीं सकते, तो बड़ी विचित्रता है। लेकिन मुख्यमंत्री के हाथ में, देखिए मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया है, वो सरकार का हेड है और वो जानते हैं, वो अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। ईमानदारी और बेईमानी कहाँ पर है और कैसे रोकी जा सकती है, ये योगी आदित्यनाथ ने 5 साल की सरकार चलाकर जान ली है। तो स्वाभाविक है कि मंत्रियों को इतना होमवर्क दे दो कि वो अब उसी में लगे रहें। पहले सबसे कहा कि भाई 100 दिन का एजेंडा बनाओ और इसको 100 दिन में लागू करना है। 10 सेक्टर चिन्हित करो कि जिस पे प्रायोरिटी से काम करना है। तो अब
सर झुका है, कागज कलम चल रही है, ऊपर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। तो जिस उम्मीदों के साथ जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, उन्हें कई जगह पर हताशा है, निराशा है, लेकिन दिल का दर्द है, वो छुपाए बैठे हैं, किसी से कह नहीं सकते। बहरहाल सरकार चलाने का ये स्टाइल इस बार नया है और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मंत्रियों में भी बहुत कुछ परिवर्तन चाहती है। दोस्तों, इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।